मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी को एक महान शासक माना जाता है जिसका बचपन का नाम फरीद था। इब्राहिम सूरी का पोता शेरशाह सूरी था जो गोयल नदी के किनारे पेशावर के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश रोहा में निवास करता था, जहाँ वह घोड़ों की क्रय विक्रय व्यवस्था करता था। परंतु इस व्यवसाय में कोई सफलता न मिलने पर भारत में नौकरी की तलाश में वह आ गया और उस समय का शासक बहलोद लोधी था। शेरशाह सूरी का जन्म संभवतः 1486 ईस्वी में हुआ था, यद्यपि कहीं कहीं उसकी जन्म तिथि 1472 भी मिलती है। उसका व्यक्तिगत नाम फरीद खां था और उसका संबंध अफगानों के सुर कबीले से था। उसका पितामह इब्राहिम सूर बहलो लोदी के शासनकाल में भारत में आकर बसा था। शेरशाह का पिता हसन का सूर था जिसे सहसराम और खवासपुर की जागीरें प्राप्त थी। पारिवारिक मतभेद के कारण फरीद युवावस्था में ही घर छोड़कर जौनपुर चला आया था। बाद में पिता के साथ मतभेद होने पर फरीद ने सहसराम और खवासपुर की जागीरों का प्रशासन संभाला। इस कार्य में उसे अत्यधिक सफलता मिली। 1518 ईस्वी में उसने आगरा आकर इब्राहिम के दरबार में हाजिरी दी। 1520 ईस्वी में हसन खां की मृत्यु पर इब्राहिम ने उसकी जागीर फरीद को दे दी, मगर सौतेले भाइयों के साथ उसके मतभेद बने रहे। अतः अपने बिहार के शासक बहार खां के दरबार में नौकरी कर ली। उसी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। बाबर के आक्रमण के समय शेर खां मुगलों की सेवा में आ गया, मगर 1528 ईस्वी में वह पुनः बिहार लौट आया, जहां नुहानी शासक मोहम्मद शाह ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी। मोहम्मद शाह के अधीन सेवारत रहने के क्रम में उसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। मोहम्मद शाह की मृत्यु पर शेर खां उसके अल्पायु पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ। इस काल में उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, चुनार और रोहतास के दुर्गों पर अधिकार किया और फिर बंगाल का राज्य जीता। इसके बाद उसका संघर्ष हुमायूं के साथ हुआ, जिसे पराजित करके अफगान सत्ता की पुनः स्थापना की। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। शासक बनने के पश्चात शेरशाह के समक्ष अनेक समस्याएं थीं। सर्वप्रथम उसे हुमायूं की भारत वापसी की संभावना पर रोक लगाना था, जिसे उसे अफगान सरदारों की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण स्थापित कर अपनी शक्ति सुदृढ़ करनी थी। इसके लिए सैनिक व प्रशासनिक दोनों ही उपाय अनिवार्य थे। अतः इन सब के अतिरिक्त उसे साम्राज्य विस्तार की ओर भी ध्यान देना था। हुमायूं को भारत से निष्कासित करने और उसकी वापसी का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए शेरशाह ने उन सभी भारतीय शासकों पर दबाव डाला जिनसे हुमायूं को सहायता मिलने की संभावना थी। बाध्य होकर हुमायूं को ईरान में शरण लेनी पड़ी। इसी के साथ शेरशाह ने पश्चिमोत्तर सीमांत के सुदृढ़ीकरण के काम पर ध्यान दिया ताकि हुमायूं इस दिशा से भारत में पुनः प्रवेश न कर पाए। इसके बाद शेरशाह ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। उसने 1542-45 के बीच महत्वपूर्ण सैनिक अभियान किए। मालवा, रणथंभौर एवं रायसीन पर 1542 में अधिकार के पश्चात उसने मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित कर उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। उसका अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध हुआ, जहाँ एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु युद्ध के बीच में हो गई। इस प्रकार शेरशाह ने अपने पूर्वगामी अफगान एवं आरंभिक मुगल शासकों की अपेक्षा एक अधिक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया और अधिक शक्तिशाली राजतंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका स्वरूप कल्याणकारी था। इन घटनाओं का प्रभाव अकबर के समय में प्रकट हुआ और एक विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैसे शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रशासन के क्षेत्र में, जहाँ एक नए युग का उसे अग्रदूत कहा जा सकता है। अपने अल्पकालीन शासन में शेरशाह ने कला और सांस्कृतिक कार्यों को भी प्रोत्साहित किया, विशेषकर स्थापत्य कला को। उसे भारत के अफगान शासकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। प्रशासनिक सुधार। शेरशाह के शासनकाल का महत्व उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को लेकर है। उसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। सत्ता में आने के बाद उसके समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न नव स्थापित साम्राज्य को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने का था। इसके लिए दो बातें आवश्यक थी। प्रथम, नवस्थापित वंश के लिए प्रजा में निष्ठा एवं समर्थन की भावना का विकास करना, तथा द्वितीय, एक सुदृढ़ प्रशासन तंत्र को संगठित करना। इसी पृष्ठभूमि में शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों को देखा जा सकता है।
शेरशाह के प्रशासन सुधार प्रबुद्ध शासन के आदर्श से प्रेरित थे। इसमें राज्य के हित की रक्षा एवं प्रजा के उद्धार के उपाय दोनों को समान महत्व दिया गया था। ऐसा प्रशासनिक संगठन करने में शेरशाह ने कई पुरानी संस्थाओं को बना रहने दिया, जैसे केंद्रीय प्रशासन को। फिर उसने उन संस्थाओं को पुनः आरंभ किया जिन्हें बीच के शासकों ने बंद कर दिया था। इसका उदाहरण सैन्य व्यवस्था में मिलता है। इसके अलावा उसने कुछ नए अन्वेषण तथा प्रयोग भी किए, जिसका उदाहरण लगान व्यवस्था है। इस प्रकार शेरशाह की प्रशासनिक प्रणाली में निरंतरता, पुनरुद्धार एवं परिवर्तन तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्रशासनिक संगठन के क्षेत्र में शेरशाह ने सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन को बनाए रखा। इसके अंतर्गत सुल्तान अथवा शासक सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था और एक निरंकुश शासक के रूप में राज्य करता था। किंतु शेरशाह की निरंकुशता प्रबुद्ध निरंकुशता थी, जिसमें जनता के हितों को ध्यान रखा गया था। केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए 4 निम्नलिखित विभाग थे। दीवाने वजारत, यह लगान एवं वित्त संबंधी मामलों का विभाग था, जिसका प्रधान वजीर होता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, जो दीवाने शहन सचिवालय। दीवाने रिसालत, जो धार्मिक मामलों का विभाग था। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह की अधीन सरकार सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, किंतु परमात्मा शरण प्रांतों का उल्लेख करते हैं। प्रांतों के शीर्षस्थ अधिकारी यही कहीं हाकिम, कहीं अमीन या फौजदार कहलाते थे। शेरशाह ने सरकार एवं परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की पहली बार समरूपी ढंग से संगठित किया। प्रत्येक सरकार में 2 अधिकारी होते थे। सिकदारन जो कानून व्यवस्था की देखरेख करता था। मुंसिपान जो लगान संबंधी मुकदमों की देखरेख करता था। प्रत्येक परगना में 3 अधिकारी थे। शिकदार जो कानून व्यवस्था के लिए, अमीन लगान की वसूली के लिए, मुंसिफ मुकदमों की देखरेख के लिए। परगना के अंतर्गत ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम में पटवारी और कानूनगो होते थे, जो लगान की वसूली में अमीन की सहायता करते थे। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर ग्राम में मुकद्दम या मुखिया को उत्तरदायी माना जाता था और अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहने पर उसे ही दंडित किया जाता था। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को उत्तम बनाए रखने में सहयोग दिया। शेरशाह ने निष्पक्ष न्याय और मुकदमों में जल्द फैसले पर भी ध्यान दिया और प्रशासन की सारी विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई। सैनिक सुधार, शेरशाह ने सेना में सुधार लाया, किंतु उसके दैनिक सैनिक सुधारों में कोई मौलिकता नहीं थी, बल्कि उसने अलाउद्दीन के सुधारों को ही पुनरावृत्ति की थी। उसके सैन्य प्रशासन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। स्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण, जिससे सामंतों की सैनिक शक्ति एवं सुल्तान की उन पर निर्भरता समाप्त हो। सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था, जिससे जागीरदारों की शक्ति नियंत्रित हुई। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था, जिससे सेना की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई और सैनिकों की राज्य के साथ धोखेबाजी की संभावना समाप्त हुई। राजस्व संबंधी सुधार, शेरशाह के सुधारों सबसे अधिक महत्व राजस्व संबंधी सुधारों को दिया जाता है। उसने जब्त प्रणाली को लागू किया, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। उसने राज्य में कृषि योग्य भूमि की माप कराई और प्रत्येक किसान को पट्टा प्रदान करके उसके अधिकारों को जमींदारों एवं मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के शोषण से सुरक्षित किया। उसने उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निर्धारित किया, लेकिन इसके पूर्व कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया: उत्तम, मध्यम एवं निम्न। तीनों श्रेणियों की औसत भूमि का औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया गया। किसानों को नकदी या अनाज किसी एक माध्यम से लगान देने की छूट दी गई, परंतु नकद भुगतान को प्राथमिकता दी गई। लगान के निर्धारण में नरमी बरती गई, लेकिन वसूली ठीक समय पर कड़ाई के साथ की जाती थी। केवल प्राकृतिक प्रकोप के कारण ही लगान में रियायत की जाती थी। शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों से किसानों को राहत मिली, राज्य को भी आर्थिक लाभ हुआ तथा जागीरदारों व जमींदारों के प्रभाव में कमी आई। आर्थिक सुधार, शेरशाह का शासनकाल आर्थिक सुधारों के लिए उल्लेखनीय है। उसने राज्य में एक ही समान मुद्रा प्रणाली एवं नापतोल के उपकरणों को लागू किया। उसने पुराने घटिया सिक्कों की जगह पर शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए एवं रुपये के छोटे हिस्सों के लिए भी सिक्के बनवाए। उसने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए चोंगियों की दर निर्धारित की। राहदारी जैसे
करों को समाप्त करके केवल 2 स्थानों पर चुंगी लेने का प्रबंध किया। इसके अलावा उत्पादन या आयात केंद्र पर विक्रय जो चुंगियाँ लगाई जाती थी वह थी उत्पादन या आयात केंद्र पर, दूसरा विक्रय स्थल पर। व्यापार की उन्नति के लिए सड़कों का निर्माण एवं यात्रियों के आवास एवं सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया। जन कल्याणकारी कार्य, शेरशाह द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण करवाया। चुनार गांव से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, आगरा से बुरहानपुर, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर आदि के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। निश्चित दूरियों पर सरायों का निर्माण किया गया ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। सड़कों एवं सरायों के निर्माण में प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भी सहयोग मिला। इनके माध्यम से संचार एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई। डाक व्यवस्था का प्रचलन संभव हुआ तथा व्यापार में उन्नति आई। शेरशाह के जन कल्याणकारी कार्यों की विशेषता यह है कि उसने हिंदू एवं मुस्लिम प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता, बल्कि सभी के हितों को ध्यान में रखकर सभी को आवश्यक सुविधाएं दी। शेरशाह के शासनकाल में धार्मिक संकीर्णता का प्रमाण नहीं मिलता। अपने सिक्कों और अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उसने उपयोग किया। अतः कहना अनुचित न होगा कि धार्मिक कट्टरता के युग का अंत एवं धार्मिक सहिष्णुता के युग का प्रारंभ शेरशाह के साथ ही हुआ। फिर भी कभी कभी राजनीतिक कार्यों को न्याय संगत ठहराने के लिए धार्मिक नारों का उसने प्रयोग किया, जैसे मालवा विजय के समय हिंदुओं से जजिया भी लिया जाता रहा। वास्तव में शेरशाह का भारतीय इतिहास में एक विजेता से कहीं अधिक एक प्रशासक के रूप में महत्व है। उसने प्रशासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाए, जिसका प्रभाव केवल उसके ही शासनकाल में ही नहीं बना रहा, बल्कि मुगल प्रशासन में भी उसके अवशेष देखे जा सकते हैं। अकबर ने जब मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की तो मुगल शासन तंत्र का भी उसने निर्माण किया। उस समय उसने विभिन्न प्रयोग किए, मगर अंततः शेरशाह की व्यवस्था की ही अनेक विशेषताएं उसने ग्रहण की। लगान प्रबंध, मुद्रा, स्थानीय प्रशासन, कल्याणकारी उपाय, धार्मिक उदारता आदि के क्षेत्रों में शेरशाह द्वारा आरंभ किए गए उपायों को ही अकबर ने कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। यही कारण है कि शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस प्रकार शेरशाह का शासनकाल भारतीय इतिहास के मध्य युग का एक संक्रमण काल था। इसमें सल्तनत युद्ध की कई संस्थाओं का अंत हो गया तथा कई बातें जो इस समय आरंभ हुई मुगल काल में जाकर परिपक्व हुई। शेरशाह का काल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी उल्लेखनीय है। सहसराम स्थित उसका मकबरा स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। इसे सल्तनत कालीन स्थापत्य की पराकाष्ठा या मुगल शैली का आरंभ माना जाता है। शेरशाह दिल्ली के निकट एक शहर भी बनवाया था, जिसमें सिर्फ पुराना किला के कुछ भाग अब रहे हैं। अपने अल्पकालीन शासनकाल में ही शेरशाह ने जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, उसके लिए इतिहासकारों ने शेरशाह को अत्यंत प्रबुद्ध, योग्य एवं महान शासकों के बीच स्थान दिया है। प्रोफेसर कानूनगो के अनुसार सभी अफगान शासकों ने शेरशाह सैनिक व प्रशासनिक प्रतिभा में सर्वोच्च स्थान रखता है।